का विद्यावर्ती बिहार की इस पत्रकार वार्ता में स्वागत है। मैं नवीन सिंह परमार, प्रचार विभाग में मेरे ऊपर क्षेत्र की जिम्मेवारी है। आज की इस पत्रकार वार्ता में हमारे बीच उपस्थित हैं सबसे पहले वो मंच पर अवनीश भटनागर जी। आप विद्याभारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के माननीय राष्ट्रीय महामंत्री हैं। हम लोगों का सौभाग्य है कि आप विद्याभारती विद्यालय के पूर्व छात्र हैं। आपकी शिक्षा दीक्षा विद्याभारती विद्यालय से ही हुई थी और फिर आप सरकारी सेवा में रहे काफी दिनों तक। सांख्यिकी सेवा में आप उच्च पदस्थ अधिकारी थे और अभी आप सेवानिवृत्त होने के बाद पूरा समय विद्याभारती को देकर के विद्याभारती का मार्गदर्शन कर रहे हैं। और माननीय महामंत्री जी की बाई ओर हैं हमारे विद्याभारती बिहार के माननीय अध्यक्ष। विद्याभारती बिहार क्षेत्र जिसमें शासकीय बिहार को हम लोगों ने दो भागों में बांटा है, उत्तर बिहार। आदरणीय नवीन जी ने जैसी जानकारी दी है, विद्याभारती एक अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान है। देश भर में, देश के सभी राज्यों में और संघ शासित प्रदेशों में विद्याभारती शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है। कुछ बातें आपने जानकारी में दी, कुछ बातें उससे जुड़ी हुई मैं आपके सामने और प्रस्तुत कर रहा हूं। भारत की स्वतंत्रता के बाद 1947 में 99 विषयों पर काम शुरू हुआ। सरकार ने नीतियां बनाई। योजना आयोग 1950 में बन गया। 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना बन गई। कृषि को लेकर, उद्योगों को लेकर, आयात निर्यात को लेकर नीतियां बन गई। शिक्षा के क्षेत्र में कोई बहुत परिवर्तन, जैसा इस देश में स्वतंत्रता के बाद शिक्षा की आवश्यकता थी वैसी शिक्षा नहीं है, ऐसा देखकर समाज के कुछ प्रबुद्ध लोगों ने विचार किया कि भारत की शिक्षा की व्यवस्था पर हमें कुछ प्रयोग करना चाहिए। इसमें से कुछ परिचित नाम मैं आप लोगों के सामने ले रहा हूं। उनमें बड़ा नाम राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, कांग्रेस के बड़े नेता थे, प्रयाग में निवास करते थे। वो उनमें से एक थे विचार करने वालों से। ऐसे ही कल्याण नाम की जो पत्रिका प्रकाशित होती है, गीता प्रेस गोरखपुर, बहुत प्रसिद्ध नाम है। तो गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापक ऐसे हनुमान प्रसाद जी पोद्दार भाई जी के नाम से प्रसिद्ध थे और कल्याण के संस्थापक संपादक जय दयाल जी गोविंद। तो ऐसे इन दोनों लोगों, प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी उस समय देश में बड़ा नाम थे, संत शक्ति थे। उसके अलावा नानाजी देशमुख जिनको बाद में भारत रत्न मिला, ऐसे कुछ लोगों के कारण से ये विचार प्रारंभ हुआ और 1952 में पहला विद्यालय गोरखपुर में ही प्रारंभ किया गया, सरस्वती शिशु मंदिर इस नाम से। धीरे धीरे करके काम आगे बढ़ा। लोगों को जो विचार था, तो विचार का आधार था भारत की शिक्षा भारत केंद्रित होनी चाहिए, अगली पीढ़ी को राष्ट्रभक्ति और सत् संस्कार सिखाने वाली शिक्षा की आवश्यकता है और उस प्रकार की सारी रचना करके ये काम प्रारंभ हुआ। धीरे धीरे काम बढ़ता गया। अन्य अन्य प्रांतों में, क्षेत्रों में विद्यालय प्रारंभ हुए और इस प्रकार से आज की जो स्थिति है, इस 70-72 वर्षों की विकास यात्रा अगर कहा जाए तो 1952 में प्रारंभ होकर और अब 2025 की जो स्थिति है उसमें 12,120 विद्यालय पूरे देश में ये संचालित है। ये 12,120 विद्यालय वो संख्या बता रहा हूं मैं जो जिन विद्यालयों को हम देखते हैं। पटना नगर में भी विद्यालय हैं, तो जो सरस्वती शिशु मंदिर और विद्या मंदिर नाम से चलने वाले विद्यालय, ऐसे अनेक राज्यों में अलग अलग नामों से। राजस्थान में उनका नाम आदर्श विद्या मंदिर है, पंजाब में उनका नाम सर्वहितकारी विद्या मंदिर है। अन्य अन्य क्षेत्रों में अलग अलग नामों से चलने वाले विद्या भारती के माध्यम से उसके शैक्षिक मार्गदर्शन में चलने वाले सारे विद्यालयों की आज 12,120 संख्या हुई है। उस संख्या के अलावा देश का एक बहुत बड़ा क्षेत्र वह है जहां शिक्षा की और संस्कारों की व्यवस्था नहीं है। आप सब जिस क्षेत्र के लोग हैं, आप लोग ही समाचार देते हैं देश को। जम्मू कश्मीर का वह क्षेत्र जहां पर्वतीय क्षेत्र में और विशेषकर जहां अभी कुछ 3-4 साल पहले तक
समाचार पत्र और समाचार के न्यूज चैनल्स पर समाचार आते थे तो आज संविधान जलाया गया, तिरंगा जलाया गया, सेना पर पत्थर फेंके गए। ऐसा जो घाटी क्षेत्र है उस क्षेत्र में विद्यालय नहीं है। ऐसे क्षेत्र कुछ झारखंड के और मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के, आंध्र प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। इसी प्रकार असम और उसके ऊपर के राज्य त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, उन पहाड़ी क्षेत्रों में भी, उत्तराखंड के भी क्षेत्रों में ये वे क्षेत्र हैं जहां पर कोई पब्लिक स्कूल नहीं, प्राइवेट स्कूल नहीं, सरकारी विद्यालयों की संख्या भी कम, जनता भी कम, जनसंख्या कम है और उसके कारण से जनसंख्या को भी पूरा करने के लिए शिक्षा की व्यवस्था देने वाले ऐसे विद्यालयों की व्यवस्था नहीं थी। वहां पर भी विद्या भारती ने अपना उत्तरदायित्व तो समाज के लिए ऐसा सोचते हुए विद्यालय प्रारंभ किए। इन विद्यालयों की संख्या 9,900 से अधिक है। इनमें दो विशेष बातें हैं। पहली बात, ये पूरी तरह निःशुल्क विद्यालय, हम कोई फीस नहीं लेते। कठिनाई यह है कि वहां के लोगों के पास 2 समय के भोजन की व्यवस्था नहीं, कोई आएगा, कोई रेगुलर इनकम सोर्स तो है नहीं उनके पास, तो ऐसे स्थिति में शुल्क देकर बच्चों को कौन पढ़ाएगा। लेकिन उन बच्चों की शिक्षा और संस्कार की आवश्यकता है, ये मानते हुए हमने ये इतनी बड़ी संख्या में, ये संख्या है, हो सकता है कि इस वर्ष हमारी कल्पना है, ये संख्या 10,000 पार कर। ऐसे एकल विद्यालय, एक गांव, छोटे गांव है, 40-50 घर की बस्ती है, उसमें कुल मिलाकर मान लीजिए 40, 50, 60 या 100 तक के बच्चे हैं, उनके लिए विद्यालय अलग से चलाना, स्वतंत्र विद्यालय चलाना किसी के लिए इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं होता, मतलब उसकी वाइबिलिटी नहीं हो, उससे कुछ कमाया नहीं जा सकता। तो हमें कमाने के बजाय हम कुछ नहीं लेंगे और उसके लिए जो आवश्यकता है उसको पूरा करने का काम ये समाज का वह वर्ग करेगा जो दे सकता है। तो उस प्रकार के नगरीय क्षेत्र के बड़े विद्यालयों से सहयोग लेकर हम उन क्षेत्रों में भी विद्यालयों का संचालन करते हैं। इस प्रकार से आज देश में लगभग 22,000 विद्यालयों की संख्या के साथ देश का सबसे बड़ा शिक्षक संगठन और दुनिया का बिना सरकारी सहायता के चलने वाला सबसे बड़ा संगठन है विद्या भारती बनाया। हम कोई भी सरकारी सहायता हमें नहीं मिली ऐसा नहीं, हमने कभी आवेदन ही नहीं किया। सरकार के तंत्र के साथ सरकार के शिक्षा के काम के लिए हम सहयोग करेंगे, परंतु सरकार के सहयोग से नहीं, समाज के सहयोग से हम अपने विद्यालय संचालित करेंगे। इस प्रकार का एक प्रयोग देश भर में चल रहा है। शिक्षा और शिक्षा का संस्कार, लेकिन संस्कारों के लिए भी कुछ विशेष प्रकार के प्रयोग, अंग्रेजी में अगर कहा जाए तो उसके लिए मैन मेकिंग इनिशिएटिव्स शब्द उपयोग किया जा सकता है। मनुष्य निर्माण की शिक्षा स्वामी विवेकानंद जी का दिया हुआ शब्द है। तो मनुष्य निर्माण की ये शिक्षा के लिए बालक का सर्वांगीण विकास उसके व्यक्तित्व का हो, इसके लिए शारीरिक शिक्षा, योग की शिक्षा, संस्कृत की शिक्षा, संगीत की शिक्षा, नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा, इस प्रकार के कुछ विषयों का विचार करके उसके लिए हम लोगों ने पाठ्यक्रम बनाए हैं। देश भर में विद्या भारती के सभी विद्यालयों में इस प्रकार के विषयों को, उनके चलने वाले विषय, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जूलॉजी, बॉटनी, इकोनॉमिक्स, सभी बच्चे पढ़ते हैं। इसके अलावा भी उनको कुछ मनुष्य निर्माण वाली शिक्षा प्रदान की जाए, इसको लेकर प्रयोग किए गए हैं। वैदिक गणित एक विशेष प्रयोग है, विद्या भारती का आविष्कार नहीं है। वेदों में गणित के 16 सूत्र दिए हैं, 13 उपसूत्र दिए हैं। पुरी के, जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ ने वेद का अध्ययन था बहुत गंभीर, और उसमें से इन सूत्रों और उपसूत्रों को उन्होंने निकालकर एक पुस्तक वैदिक मैथमेटिक्स इस नाम से लिखी थी। उनसे मार्गदर्शन मिला और बाद में विद्या भारती ने अपने विद्यालयों में भी वैदिक गणित इस विषय को प्रारंभ किया। ये कोई गणित की अलग विधा नहीं है। गणित में जो आज पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है कोर्स के रूप में, उन्हीं विषयों को कैसे कम समय में और सरल रीति से हल किया जा सकता है, उस प्रकार के कुछ प्रयोग सिखाने का विषय ये वैदिक गणित है। मैं आप लोगों के सामने इसका विशेष उल्लेख इसलिए कर रहा हूं, आप लोगों के लिए आनंद की बात होगी कि बिहार राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में वैदिक गणित को एक क्रेडिट कोर्स के रूप में स्वीकार किया गया है। सितंबर 2024 में इसका निर्णय बिहार राज्य सरकार ने किया है और उसको यहाँ के सभी राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में वैदिक गणित को क्रेडिट कोर्स बनाया गया है। तो ये वैदिक गणित केवल कोई
वेद पुराण या केवल कोई भारतीय संस्कृति का कहना ही विषय नहीं है। गणित के बड़े से बड़े प्रॉब्लम्स जिनको फॉर्मूला के माध्यम से हल किया जाता है उनको सरल रीति से कम समय में कैसे सॉल्व करें, विशेषकर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में समय की मर्यादा होती है, तो विद्यार्थी कैसे सरल रूप से उसको हल कर सकते हैं, उसको लेकर प्रयोग ये किया गया है। हमने कुछ विषयों को अपने विद्यालयों में थोड़ा अलग प्रकार से पढ़ा। खेल खेल में शिक्षा, अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने एक शब्द उपयोग किया, बैगलेस, टाइम टेबल लेस, एग्जामिनेशन लेस, सिलेबस लेस, स्ट्रेसलेस। कोई पाठ्यक्रम नहीं, कोई पाठ्यपुस्तकें नहीं, कोई टाइम टेबल नहीं, कोई क्लासरूम की पढ़ाई नहीं घंटी बजाकर, और किसी प्रकार की परीक्षा और परीक्षा का तनाव नहीं, ऐसी शिशु शिक्षा की आवश्यकता है। बच्चों को, एक तो छोटे बच्चों को टेंशन हो जाता है, माँ बाप को उनके माता पिता को पेरेंट्स को टेंशन रहता है, परीक्षा होने वाली तैयारी करो। अभी जिसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ऐसा शब्द दिया, ECCE शॉर्ट में, इसके लिए एक अलग प्रयोग ये प्रारंभ किया गया है। सरकार ने, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने उसके लिए अलग प्रकार की रचना की, उसको उन्होंने खेल खेल में शिक्षा के जागरूक प्रचार ऐसा नाम दिया उसको। यह प्रयोग विद्या भारती पिछले 44 वर्ष से कर रही है। हमारे पास गांधीधाम गुजरात में एक अखिल भारतीय स्तर का उसका प्रशिक्षण केंद्र है। हमारे विद्यालयों में और हमारे विद्यालयों के अलावा आंगनबाड़ी इत्यादि में जहाँ खेल खेल में शिक्षा देने की व्यवस्था रहती है, वहां पर इस प्रकार के शिक्षकों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम गांधीधाम में आयोजित करते हैं। तो ये कुछ विशेष प्रयोग, अब देश भर में इतना बड़ा काम है, अगर उसको अगर ऐसा कहा जाए तो अब केवल लक्षद्वीप एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां विद्या भारती का कोई विद्यालय नहीं है। इसके अलावा सभी 29 राज्यों में और सभी संघ शासित 8 प्रदेशों में विद्या भारती के विद्यालय संचालित है। ये सारे काम को गति देने के लिए, दिशा देने के लिए वर्ष में 2 बार हमारी टीम के लोग, क्योंकि सभी राज्यों की अपनी अपनी इकाई है, उन यूनिट्स के कार्यकर्ता, जैसे भी आपका परिचय कराया गया, तो आप बिहार क्षेत्र के माननीय अध्यक्ष, जैसे अध्यक्ष, मंत्री, संगठन मंत्री, विभिन्न प्रकार के दायित्ववान कार्यकर्ता ऐसे देश भर में क्षेत्रों और प्रांतों में हैं, जिनके मार्गदर्शन में, जिनके सहयोग से पूरा काम देश भर में चल रहा है। पिछले वर्ष के कार्यक्रमों की समीक्षा करना और आगामी वर्ष के लिए कार्य योजना बनाना, ये नियमित काम है। इतने बड़े काम के लिए तो देश के इतने बड़े क्षेत्र में जुड़े हुए सब कार्यकर्ताओं को वर्ष में 2 बार मिलना, संयोग से इस वर्ष की हमारी वार्षिक साधारण सभा अखिल भारतीय यह राजगीर में होने वाली है। 11, 12, 13, 7 3 दिन के लिए साधारण सभा है। देश भर के सभी क्षेत्रों और प्रांतों के अध्यक्ष, मंत्री, संगठन मंत्री, इस प्रकार के कार्यकर्ता और फिर अखिल भारतीय कार्यकारिणी समिति, ये सब मिलकर लगभग 400 लोगों की बैठक ये 3 दिन चलने वाली है, जिसमें पिछले वर्ष क्या क्या योजना बनाई थी, उसमें कहां तक सफल हुए, उसके बारे में समीक्षा करेंगे, आगामी वर्ष की योजना करेंगे। काम को चलते हुए 75 वर्ष होने वाले हैं 2026-27 में। 1952 में काम शुरू हुआ तो अमृत महोत्सव विद्या भारती के काम का भी प्रारंभ होने वाला है। उसको लेकर भी कुछ योजना इस वर्ष हम लोग विचार करेंगे। अपने काम में कौन से क्षेत्र में अभी तक हम नहीं पहुंचे हैं, वहां पर पहुंचने का प्रयास करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन ये एक नई चुनौती है देश के सामने, शिक्षा क्षेत्र के सामने। हम क्योंकि शिक्षा क्षेत्र के संगठन है, इसलिए उसके क्रियान्वयन में, ऐसे तो कहने को शिक्षा नीति सरकार का विषय है, लेकिन अगर सरकार ने राष्ट्र के हित में, शिक्षा क्षेत्र के हित में कोई काम किया है तो उसका क्रियान्वयन करना यह हमारी भी जिम्मेदारी है। इस नाते से हम उसके बारे में भी समीक्षा करेंगे। हम क्या प्रयोग कर रहे हैं, कहां तक पहुंचे, आगे अपने को क्या करना अपेक्षित है। एक और विशेष बात आपकी जानकारी के लिए बताना उचित समझता है। देश में केवल हम हैं शिक्षा क्षेत्र में और सरकार है, केवल इतना। अनेक ऐसे संगठन हैं जो कहने को तो आध्यात्मिक संगठन है, परंतु शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रयोग करते हैं। भारत केंद्र की शिक्षा, नैतिकता की शिक्षा, जीवन मूल्यों की शिक्षा, जिसमें कुछ नाम जो प्रख्यात नाम है वो आपके सामने ले रहा हूं। रामकृष्ण मिशन है, गायत्री परिवार है, चिन्मय मिशन है, माता अमृतानंदमयी का आश्रम, उनका जो विश्वविद्यालय है उसके माध्यम से,
स्वामी रामदेव जी का भारतीय शिक्षा बोर्ड के नाम से उन्होंने अपने गुरुकुल चलाने प्रारंभ किए हैं। महर्षि महेश योगी का संस्थान देश भर में विद्यालय संचालित करता है महर्षि विद्या मंदिर के नाम से। ऐसे कुछ विद्यालय चलाने वाले, शैक्षिक क्षेत्र में काम करने वाले ऐसे 30 संगठनों के साथ विद्या भारती ने एक योजना बनाई है। हम कुछ कॉमन बातें, वैसे तो राजनीति का शब्द है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, लेकिन हमने शिक्षा के क्षेत्र में भी क्या कॉमन हो सकता है, जीवन मूल्यों की शिक्षा सब देना चाहते हैं। भारत के इतिहास को, हमारे गौरवपूर्ण इतिहास को ठीक प्रकार से बताना यह अपनी अगली पीढ़ी को यह आवश्यक लगता है। कुछ स्थितियां ऐसी हैं जिनके बारे में फ्रॉम केजी टू पीजी वो लड़का उस ग्रेजुएशन करके निकल जाता है, लेकिन उसको हम कुछ बेसिक बातें नहीं बताते। जैसे सफलता मिले तो कैसे सामना करें, विफलता मिली तो कैसे सामना करें, कभी किसी अवसर पर शर्मिंदगी, ग्लानि अनुभव होने लगे तो कैसे सामना करें, क्योंकि आज के नई पीढ़ी के सामने इन चुनौतियों का सामना करने की बड़ी समस्या है। और इसलिए ऐसे अवसरों को कैसे सामना करना ये सिखाने के लिए कुछ कार्यक्रम हम सभी मिलकर, ये जो मैंने नाम लिया है 30 संगठन ऐसे हैं, वे मिलकर इस प्रकार के कुछ कॉमन कार्यक्रम करें। देश के लिए, शिक्षा क्षेत्र के लिए ऐसे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो 2 राउंड पहली बार दिल्ली में पिछले वर्ष मार्च में हम लोग बैठे थे, और उसके बाद चेन्नई में, चेन्नई मिशन के स्वामी मित्रानंद जी जो उसके प्रमुख हैं, उनकी अध्यक्षता में हम लोग पुनः एक बार चेन्नई में उनके आश्रम में बैठे थे, और ऐसे इतने संगठनों के प्रतिनिधियों ने मिलकर देश की शिक्षा के बारे में कुछ अच्छे प्रयोग किए जाए ऐसा निर्णय लिया है। तो विद्या भारती उस दिशा में भी प्रयासरत है। ऐसे कुछ प्रमुख काम हम लोग अभी कर रहे हैं। आगे किस दिशा में चलना और क्या क्या करना, तो आगे जो साधारण सभा 3 दिन की हमारी होने वाली है उसमें हम लोग योजना बनाएंगे, समीक्षा करेंगे, किस दिशा में चलना, कितना आगे जाना है, क्या स्पीड, गति कितनी रखनी, और फिर शिक्षा क्षेत्र में इस प्रकार के प्रयोगों की समीक्षा, उसका क्रियान्वयन कैसा हुआ इसका विचार करना। इसके लिए 3 दिन हम लोग मिलने वाले हैं। राजगीर में है, आप ऐसे जिन लोगों के कार्य क्षेत्र में राजगीर है, स्वागत है, पधारे आप लोग, देखें विद्या भारती की साधारण सभा के विषयों को। और प्रेस विज्ञप्ति तो आपको फैक्ट्स वगैरह बताने के लिए ये दी जा रही है। देश के संविधान में 22 भाषाओं का 8वीं अनुसूची में उल्लेख है। इन 22 में से 20 भाषाओं के माध्यम में विद्या भारती के विद्यालय चलते हैं। यानी हम पूरे देश में, हमारा व्याप इतना है, केवल 2 भाषाएं जिनमें उस माध्यम का हमारा विद्यालय नहीं है, उर्दू और सिंधी, इन 2 भाषा माध्यम में, मीडियम में चलने वाले विद्यालय नहीं है। शेष भारतीय संविधान की 22 भाषाओं में से 20 भाषाओं में विद्या भारती के विद्यालय चलते हैं। तो ये एक बड़ा काम विद्या भारती का देश भर में आज व्याप्त हुआ है। उस काम को एक बार सारा पुनर्विचार करने के लिए हम लोग मिलने वाले हैं। उसी अवसर पर आप सब लोगों को भी यहाँ आमंत्रित करके और आपके साथ के बारे में साझा की जाए, ऐसा एक निवेदन आप लोगों को सामने करने के लिए मैं उपस्थित हुआ था। आप लोगों की ओर से कोई संबंध में प्रश्न है, बिहार राज्य के संबंध में, झारखंड के बारे में कुछ ऐसा विषय होगा तो हमारे माननीय अध्यक्ष जी उसके बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं। ऐसे आपको कुछ प्रश्न है तो उसका स्वागत है। ये जो नई शिक्षा नीति है तो ये एकदम अलग कैसे है, खास कैसे है, जरा इसको समझना चाह रहे हैं हम लोग, क्योंकि बड़ी बवाल मचा हुआ है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। बवाल तो नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा तमिलनाडु में तो उसी पे हंगामा है, पूरी सियासत उसी पर हो रही है। आप तो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं सियासत का विषय नहीं है। जब कोई भी विषय सियासत का विषय बन जाता है तो समर्थन विरोध ही होता है उसमें। वास्तव में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जिस मुद्दे पर उनका विरोध है वो है भाषा का मुद्दा। त्रिभाषा सूत्र ये इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने पहली बार लागू नहीं किया। 1948 में भारत की स्वतंत्रता के बाद पहला आयोग डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में बना था। उससे उन्होंने त्रिभाषा फॉर्मूला होना चाहिए, 3 भाषाएं बच्चों को, एक मातृभाषा सिखाइए, एक कोई भी अन्य भारतीय भाषा सिखाइए और एक संपर्क भाषा के रूप में हिंदी पढ़ाया है। ये 3 भाषाओं का फॉर्मूला ये राधाकृष्णन ने दिया। राधाकृष्णन के बाद 1952 में मुदलियार कमीशन बना। मुदलियार कमीशन ने यही फॉर्मूला त्रिभाषा सूत्र दिया। उसके बाद 1964 में कोठारी कमीशन बना। कोठारी कमीशन ने यही त्रिभाषा सूत्र की बात की है।
3 भाषाएं बच्चों को सिखानी चाहिए। मातृभाषा उनको अच्छे से आना चाहिए। संपर्क भाषा के रूप में देश भर में कहीं भी जाना तो हिंदी जानना चाहिए, और एक अन्य कोई संपर्क भाषा, वो देश की भाषा हो सकती है, विदेशी भाषा हो सकती है, इसकी चाहिए। उनका जो विरोध है वह केवल हिंदी को लेकर है, तमिल को लेकर या अन्य किसी भाषा को लेकर उनका विरोध नहीं है। लेकिन ये जैसा आपने कहा कि राजनीति, मैं भी राजनीतिक स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं, क्योंकि वो विषय राजनीति का, मेरा विषय राजनीति नहीं है। कर्नाटक सरकार ने जैसे घोषणा की कि कर्नाटक में नौकरी करने हैं। आप लोग जानते हैं कि बेंगलोर इस समय देश का सबसे बड़ा आईटी हब है। देश भर के, बिहार के ही, अभी हम लोगों की बेंगलोर में एक बैठक थी, उसमें बिहार और झारखंड से जिन्होंने हमारे विद्या भारती विद्यालय में शिक्षा प्राप्त की और आज आईटी सेक्टर में वहां काम कर रहे हैं, ऐसे 250 विद्यार्थी इकट्ठे हुए जिनके बारे में हम जानते हैं, और हो सकता है 2,500 और जो बेंगलोर में रहते हैं और हमें मालूम नहीं कि वो किस में इतने बड़ी संख्या में। लेकिन अब ये अगर अनिवार्य कर दिया जाए कि आपको कन्नड़ ही सीखनी पड़ेगी तभी आपको रहने दिया जाएगा, तो ये सियासत का विषय। राज्य का विकास होना चाहिए, टेक्नोलॉजी का विकास होना चाहिए। भाषा तो रहते रहते व्यक्ति, क्योंकि अंग्रेजी बोलकर आप सब्जी वाले से, अंग्रेजी बोलकर आप रिक्शा वाले से संवाद नहीं कर सकते, फिर तो लोग भाषा सीख नहीं पड़ती है। आदमी जब, तो वहां पर राजनीति का कारण ये हो सकता है। बाकी आपका जो मूल प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर, जहां विरोध हुआ राज्यों के नाम में, आप सब लोग जानते हैं, मीडिया के लोग हैं, आप लोग, सबसे पहला स्टेटमेंट तो ममता दीदी का ही आया कि हमारे यहाँ लागू नहीं हो, उन्हें दिया जाएगा। केरल सरकार ने कहा, तमिलनाडु ने कहा, ये था कि हम लागू नहीं करेंगे। लेकिन धीरे धीरे वहां के शिक्षाविदों ने ये बात कही कि यदि आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू नहीं करेंगे तो हमारे प्रदेश के विद्यार्थी आज के 10 साल बाद अखिल भारतीय स्तरीय परीक्षाओं में नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि सिलेबस तो वो होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति का। हमारे विद्यार्थी यदि उससे पढ़े हुए नहीं होंगे तो उनकी समस्या होगी। और धीरे धीरे उन्होंने जितना भी आवश्यक, तो परिवर्तन उसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसके कारण से बवाल मचाया जाए या बवाल मचे। लेकिन एक आरोप है, लोग कह रहे हैं कि विद्या भारती जो है अपनी विचारधारा को इस शिक्षा नीति में सौंप दी है। आरोप लगाने में तो कोई आपत्ति नहीं है, हमें तो उसे प्रशंसा मानना चाहिए आरोप के बजाय। यदि सरकार हमारी इतनी सुनती है, आप बता रहे थे कि 30 अन्य संगठनों के साथ मिलकर हम लोग काम करते हैं जी, तो ऐसे ही जो चर्च के माध्यम से स्कूल कॉलेज संचालित हो रहे हैं, तो जरा उनसे भी विचार भी लेते हैं। बिल्कुल, लेकिन इससे पहले हम लोग ले चुके हैं, इससे पहले हम 2 राउंड उन लोगों के साथ भी बैठे हैं। क्योंकि देखिए, किसी भी धर्म संप्रदाय का विषय अगर किनारे कर दिया जाए तो जीवन मूल्य तो सब सिखाना चाहते हैं ना। अच्छे मनुष्य बनो, अच्छे नागरिक बनो, ये चाहे कन्वेंट के स्कूल हो, चाहे मदरसा हो, कोई गलत बात तो नहीं सिखाते हैं। जीवन में अच्छा मनुष्य बनना ये तो सबका उद्देश्य है। तो हम सबके साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। पहले ये जो बड़ी संख्या में चलने वाले एक प्रकार के विचार करने वाले लोग हैं, उनके साथ बैठना हुआ, परंतु उसमें हमने कहीं ये अंतर या ये हमने अपना लिमिट सीमा नहीं बांधी है कि हम इसके बाद अच्छे संस्थानों के साथ नहीं बैठेंगे या नहीं बात करेंगे। रहा सवाल सरकार के ऊपर प्रभाव डालने का, तो ये जो मैंने कहा कि 2 बार बैठना हुआ, उसमें सरकार का कोई प्रत्यय नहीं था। नहीं तो यदि ऐसा होता तो जितने नाम मैंने संगठनों के बोले हैं, ये सब इतने प्रभावी लोग हैं कि उनमें से किसी के भी बुलावे पर केंद्र के या राज्यों के शिक्षा मंत्री आ सकते थे, लेकिन उन्होंने किसी शिक्षक यानी शिक्षा के मंत्रालय के, शिक्षा के विभाग के अधिकारियों को, राजनीतिक लोगों का पत्र नहीं है। हम अपने स्तर से अच्छा काम करके एक मॉडल प्रस्तुत करेंगे, उस मॉडल को सरकार भी चाहती है तो स्वीकार कर सकती है। ऐसे प्रयोग के साथ बिना उसके हमारी कोई तैयारी नहीं, हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट नहीं, अभिलेख नहीं, हम बिना उसके प्रस्ताव लेकर जाएं, ये कुछ शोभा देने वाली बात नहीं। तो एक बार इन संस्थाओं के साथ एक मत होकर फिर सरकार के सामने अपना विचार रखना। जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति बन रही थी, आपने जो बात कही, उस आरोप को अगर आरोप कहा जाए तो स्वीकार ही कर रहा हूं, हमने देश भर में 250 से अधिक स्थानों पर, एग्जैक्टली 269 स्थानों पर विद्वत गोष्ठियां की। इनमें उपस्थित विद्वत गोष्ठियां ये विद्या भारती या बीजेपी या आरएसएस के लोग नहीं थे, विद्वत लोग थे। शिक्षा क्षेत्र के, उसमें विभिन्न
विश्वविद्यालय के कुलपति थे, शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले लोग थे, प्रोफेसर्स थे, स्कूल शिक्षा के लोग थे, और जिनका शिक्षा से दूर पास का कोई भी संबंध है, यानी उसमें औद्योगिक और व्यावसायिक संगठनों के भी प्रतिनिधि थे। ऐसे 250 से अधिक स्थानों पर हुई शैक्षिक संगोष्ठियों के माध्यम से हमने उनके विचार इकट्ठे किए। लिख कर देना ये बहुत सौहों में नहीं होता, जिन्होंने लिख कर दिया लिख कर दिया। उसके लिए सरकार ने भी अपना प्रयोग किया था, आप लोगों को ध्यान में होगा। तो लगभग 3 लाख सुझाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए जो कस्तूरी रंगन कमेटी बनाई गई थी, उसको 3 लाख मेल मिले थे इस बात के लिए। ईमेल पर वो देना था, तो मेल पर उनको मिले थे। हम लोगों ने भी ऐसे स्थानों से इकट्ठे करके सुझाव उनको तो पहले कुछ कॉमन बात होती थी। पटना में अगर गोष्ठी हुई है, और मान लीजिए दिल्ली में हुई है, और शिमला में हुई, और चेन्नई में हुई है, तो शिक्षा विधेयक जैसा सोचते हैं और लगभग कॉमन बातें निकली। हमने उनको एकत्र करके 110 सुझाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कस्तूरी रंगन कमेटी के सामने प्रस्तुत किए थे। उसमें से जो उनको उपयोगी लगे उन्होंने स्वीकार किए। हमारा कोई आग्रह दुराग्रह नहीं था कि आपको मानने पड़ेंगे, क्योंकि ये विद्या भारती सुझाव नहीं, ये देश के शिक्षाविदों के सुझाव हैं। आपको उपयोगी लगते हैं तो आप स्वीकार कीजिए। बाद में चर्चा के लिए अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, आप सब परिचित हैं, उन्होंने इस काम के लिए कस्तूरी रंगन कमेटी को सहायता करने के लिए अजीम प्रेमजी फाउंडेशन साथ में था। उन लोगों ने बेंगलोर में विद्या भारती के कार्यकर्ताओं को अपने प्रस्ताव को एक पीपीटी में, इतना पूरा पढ़ना हमारे लिए संभव नहीं है, 250 सुझाव आपके, तो आप पीपीटी के माध्यम से लाइए, जिसको आप आधे घंटे में हमारे सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। और आधे घंटे में हम लोगों ने जाकर वहां पर, उन्होंने बुलाया, हमको आधा घंटे का समय देकर था, परंतु सुबह 10 बजे प्रारंभ करके 2:30 बजे तक प्रश्नोत्तर और संवाद चलता रहा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अभी भी हम आपकी बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आप जो कह रहे हैं कि आप ऐसा करते हैं, जैसे मैंने आपको कहा था कि जिसको आज बैगलेस, स्ट्रेसलेस, एग्जामिनेशन लेस, सिलेबस लेस एजुकेशन, हम उसे शिशु वाटिका नाम से विद्यालय चलाते हैं। तो उन्होंने कहा कहना हमने सुन लिया, पीपीटी पर आपकी स्लाइड या वीडियो हमने देख ली, हम देखना चाहते हैं कैसे चलते हैं आपके विद्यालय। तो हमने कहा कि ठीक है, आप आइए, आप बताइए कब आएंगे और कहाँ आएंगे। बोले हम तारीख नहीं बताएंगे, नहीं तो आप उतनी तैयारी करके, जैसा होता है हम तारीख नहीं बताएंगे, हम स्थान स्वयं तय करें, आप हमें केवल लिस्ट ऑफ स्कूल्स दीजिए। और हमने उनको अपने विद्यालयों की सूची दी। उस लिस्ट में से उन्होंने हमारा गांधी धाम का वो शिक्षण केंद्र जो शिशु वाटिका के आचार्यों को शिक्षित करता है, उसको देखने की तारीख दी। मिडिल क्लासेस में किस प्रकार से स्किल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कौशल विकास का भी एक विषय जो है, पढ़ाई के साथ साथ कैसे बच्चों को कुछ करना भी सिखाना चाहिए, इसका प्रयोग आप कहां करते हैं, ऐसी लिस्ट दीजिए। तो उसमें हमारे गाजियाबाद के विद्यालय को उन्होंने हमने बताकर रहे, उन्होंने चुना। और सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन में उन्होंने कौन से आप प्रयोग करते हैं, इसके लिए पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर तलवाड़ा एक छोटी सी जगह, कस्बा है, जिला भी नहीं, वहां के एक विद्यालय को चुना। ऐसे 3 विद्यालयों में उनकी टीम के 4-4 लोगों ने जाकर 2-2 दिन विद्यालय में रहकर केवल प्रिंसिपल को फोन करके बताया कि हम लोग कल सुबह पहुंच रहे हैं, और विद्यालय को चलते हुए उन्होंने देखा। उसके आधार पर उन्होंने रिपोर्ट तैयार करके कस्तूरी रंगन कमेटी को दी, और फिर उसमें से जो अच्छी बातें उनको लगी वो उन्होंने स्वीकार किया। तो विद्या भारती का थोपा हुआ शिक्षा नीति का विषय नहीं है, हम जो करते हैं वो हमने बताया, उनको जो अच्छा लगा उन्होंने स्वीकार किया। शिक्षा क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, उनको शिक्षा क्षेत्र में सहयोग की आवश्यकता है, हम अपना काम उनके सामने प्रस्तुत करते हैं। इसको यदि ये कहा जाता है तो ये आरोप स्वीकार है हमारे लिए, तो फिर ये एक प्रकार से प्रशंसा का विषय हो गया ना कि हमारी बताई हुई बात को सरकार ने स्वीकार किया, लेकिन वो क्वालिटी के कारण स्वीकार किया। शिक्षा नीति बनाने का काम ये सरकार नहीं करती, उसके लिए स्वतंत्र स्वायत्त समिति होती है। और डॉक्टर कस्तूरी रंगन जितने बड़े वैज्ञानिक हैं, आप सब लोग जानते हैं, कलाम साहब के साथ उन्होंने लंबे समय तक काम किया था। तो कस्तूरी रंगन जैसे व्यक्ति को कोई मंत्री या कोई सरकारी पदाधिकारी प्रभावित कर ले, ये संभव नहीं। उनकी जो टीम है वो स्वतंत्रता पूर्वक उन्होंने रिपोर्ट बनाकर तैयार की। सरकार की भूमिका उसमें केवल एक वह थी जो 29 जुलाई 2020 को पुणे में एक पत्रकार वार्ता करके उस समय के एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल जी और उस समय के इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी ने घोषणा कर दी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति हम घोषित कर रहे हैं।
34 साल के बाद 1986 में राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे तो नई शिक्षा नीति के नाम से उन्होंने शिक्षा नीति घोषित की थी। 34 वर्ष के बाद ये शिक्षा नीति इस सरकार ने घोषित की और उसके बाद उसके क्रियान्वयन के स्तर पर जो कुछ किया जाना है वो सरकार, चूंकि विद्यालय और शिक्षा का सारा विभाग मंत्रालय ये संचालन सरकार का विषय, इसलिए सरकार के माध्यम से वो काम चल रहा है। हम अपनी ओर से उसमें से उतना विषय हम लेकर चल रहे हैं। सरकार जो अच्छा करेगी हम उसके साथ हैं, हम जो अच्छा कर रहे हैं सरकार हमसे मानती है, सुझाव स्वीकार। बड़ी समस्या थी और विचार बिंदु हुआ करता था जिसने प्रेरित किया राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नए रूप को लाने के लिए। हम एक उदाहरण देते हैं, बिहार में उच्च शिक्षा की बात अगर करें तो बिहार में 80 के दशक से नियमावली बनी, क्योंकि मैं विश्वविद्यालय प्रशासन में भी 10 साल रह चुका हूँ, 4.5 दशक का मेरा अनुभव इसमें रहा। अगर पूर्णिया में लड़की पढ़ रही है बीए पार्ट 1 में या बीए पार्ट 2, 2 साल का कोर्स कर ली, 3 साल में बीए की डिग्री मिलने वाली रहती है, ठीक 2 साल के बाद उसका विवाह पटना में अगर हो जाता है, पढ़ाई छूट गई, 2 साल का पढ़ा लो बिल्कुल समाप्त। उस समय प्रावधान था कि 3 साल का पाठ्यक्रम आप 7 वर्ष में अगर पूरा करेंगे तब तो ठीक है, अगर 8वें साल पार्ट 3 देंगे कोई डिग्री नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर उसी से निकली यह धारणा एकेडमिक क्रेडिट में काफी हम लोग प्रयास किए थे और यहाँ पर भी कई तरह का आरंभ हुआ था। उसी तरीके से विद्यार्थियों की सुविधा के लिए मानते हैं, जैसा आपने कहा कि वहाँ पर अगर परीक्षा छूट जाती है या कुछ और है या उसके कारण उनकी परीक्षा फिर से हो न हो तो उसमें अगर वो प्रवीण है, अगर विद्यार्थी ने अध्ययन किया है, प्रवीणता प्राप्त की है तो उसे तो उसका लाभ मिलना चाहिए और प्रोत्साहन मिलना चाहिए। इस मायने में तो विद्या भारती करता ही है। और अभी जो बता रहे हैं कि 33 लाख जो पूरे भारतवर्ष में लगभग हमारे जो विद्यार्थी हैं, 1,91,000 करीब बिहार क्षेत्र में है, तो इसमें हमारे विद्यालय करीब 577 विद्यालय हैं, कॉलेज हैं इस क्षेत्र में और भी हैं। तो ये सभी के साथ हमारे क्षेत्र के पदाधिकारी भी राष्ट्रीय स्तर के ही नहीं, विभिन्न प्रांतों से जो आ रहे हैं, सभी के साथ आपस में जो इंटरेक्शन होगा तो उसमें उसका लाभ इस सामान्य सभा में यहाँ के जो लोग जुड़े हुए हैं उन्हें भी लाभ मिलेगा। बिहार में कितने 577 बिहार झारखंड क्षेत्र जो है